हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। चलिए हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं प्रीवियस जो क्लास हमने जहां पर ड्रॉप की थी उसके आगे से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब याद करो, प्रीवियस क्लास में हमने सपोर्ट किया प्रीवियस क्लास में हमने जो रैपअप किया था वो कहां पे किया था कि किस तरह से वर्ल्ड के कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। क्या है बेटा? कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट लीडिंग इंस्टीट्यूशन का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बेटा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो एस्टेब्लिश किया गया, क्या किया गया बेटा? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से है जिनको की जो कि लिबरलाइजेशन और जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट वेट करें। हाँ, क्या बात करते हैं हम? चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं, कनेक्ट करते हैं। WTO, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे थे जो कि किसको सपोर्ट करते हैं बेटा? लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज को जो सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि अगर ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी एक्टिविटीज जितना ज्यादा बूस्टअप होंगी, जितना ज्यादा बढ़ेंगी, उतना ही कंट्रीज आपस में इंटरलिंक होती हुई चली जाएंगी, उतनी ही कंट्रीज आपस में क्या होंगी, अपने आप में एकजुट होती हुई चली जाएंगी, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना का उत्पन्न, एक मिलजुल कर रहने वाली भावना वहां पर क्या होंगी, जनरेट होती हुई चली जाएगी। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं फिर अपन कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको काफी अच्छा सपोर्ट किया। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। WTO को एस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ? 1995 में। कब हुआ बेटा इसका एस्टेब्लिशमेंट? 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? नहीं, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। है ना, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसको भी यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए, अब WTO की स्थापना की गई तो इसके पीछे मेन एम क्या था, या WTO किन किन बातों को बता रहा था कि भैया इन बातों के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, तब रहने का मतलब है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। कि अगर कंट्रीज, कोई भी कंट्री अगर अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर लगाती है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाती है ना, तो उस कंट्री के लिए बड़ी खराब स्थिति है। उस कंट्री को अगर वर्ल्ड के साथ डेवलप होना है, डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट ऑल द रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल द बैरियर्स फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड शुड बी रिमूव्ड। अगर कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसको ये सारे बैरियर्स को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। देयर शुड बी नो बैरियर्स। क्या नहीं होने चाहिए? किसी भी प्रकार के कोई बैरियर्स नहीं होने
चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। अच्छा, फ्री का मतलब यहां पर ये नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, है ना, अमेरिका से इंडिया फ्री में खरीद रहा है, इंडिया अमेरिका से फ्री में खरीद रहा है, नहीं नहीं, फ्री का मतलब ये नहीं। फ्री का मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, कोई किसी तरह की पाबंदियां वहां पर नहीं हो, आसानी से ट्रेडिंग की जा सके, आसानी से एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके। थर्ड वन, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। हर कंट्री को अपनी पॉलिसीज को क्या कर दिया जाना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, उनको लिबरल बना देना चाहिए। हर कंट्री को अपनी पॉलिसीज को लिबरल बनाकर रखना चाहिए। एक लिबरल पॉलिसी का मतलब कि जहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, बहुत कम पाबंदियां जहां पर लगी हुई हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती थी, इस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने के सपोर्ट में ये इंडस्ट्रीज, जो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बात कहती थी ना, वो हमने यहां पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, हम स्पेशली डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका पर्सनल क्या एम था, देखो समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमने बात की, ये की हमने कहा मेनी ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी क्या, WTO। और ये जो मेनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके व्यूज है यहां पर, अकेली WTO की व्यूज नहीं है। अब हम अगर बात करें स्पेसिफिकली किसकी, WTO की, तो WTO के बारे में जानते हैं। तो उसने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना इसलिए की गई, क्यों की गई स्थापना, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बीच में जो बैरियर्स बने हुए हैं, क्या बने हुए, कंट्रीज के ऊपर, कंट्रीज ने अपने अंदर जो बैरियर्स लगा रखे हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उन बैरियर्स को हटाने के लिए कंट्रीज को कह सके, उनको इसके एडवांटेज बता सके। मतलब वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को ईज करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उसका नाम क्या है बेटा, WTO। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप देखो, बहुत बेसिक सी बात है, आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आए हो, तो वहां पर आप ये पढ़ के आए हो IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। अब बहुत लॉजिकली है ना, कनेक्ट करो चीजों को। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के पीछे, उनको एस्टेब्लिश करने के पीछे किनका हाथ था, डेवलप्ड कंट्रीज का। क्यों, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत थी पोस्ट वॉर रिकवरी करने की। इसी तरह से WTO को एस्टेब्लिश करने के पीछे भी किसका इनिशिएटिव होगा, डेवलप्ड कंट्रीज को। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनका माल बेचा जाए, पूरे वर्ल्ड के साथ इनकी ट्रेडिंग क्या हो सके, ईज हो सके। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है कि by whom initiatives WTO established, किसके इनिशिएटिव से, started at the initiative of the developed countries। किसके इनिशिएटिव से WTO की स्थापना की गई, डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव से WTO को एस्टेब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है, WTO एस्टेब्लिशेस। अब WTO का काम क्या है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वन लाइन में ही पूछ लेता है, व्हाट आर द मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WTO, या फॉर व्हाट पर्पस WTO वाज एस्टेब्लिश्ड। तो WTO का मेन काम क्या है, इसका काम है इट एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। क्या काम है इसका, इसका काम ये देखना है, क्या देखना है इसका काम, कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उन रूल्स और रेगुलेशंस को डेवलप करने का काम किसका है, WTO का। किसका काम है वो, WTO का काम है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करना, और साथ में ये देखना कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अभी किया जाता है या नहीं किया जाता है। अबाउट 160 countries of the world are currently members of the WTO। कितनी, 160 countries of the world, मतलब पूरी दुनिया से 160 देश है ना, ये अभी बढ़कर 196 हो चुका है, शायद 196 नहीं 186 अराउंड हो चुका है, कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट,
है ना, मैंने सारी नहीं बोली है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। सबको अपने यहाँ पर है ना इंटरनेशनल ट्रेड चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड से फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, और उससे कंट्रीज को डेवलप होने में, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रांग करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो क्लियर है यहां तक? ये डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट की है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है? देखो बहुत ध्यान से समझना, ताकि हम चीजों को इजीली कंसेप्ट को हम समझ पाए, चीजों को हम इजीली क्या कर सकें, ध्यान से समझ पाए। क्या है कि देखो, वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वर्ल्ड की हर कंट्री को क्या चाहिए बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड चाहिए। क्या चाहिए वर्ल्ड की हर कंट्री को? इंटरनेशनल ट्रेड चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? अब इस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो पार्टीज हैं, क्यों मान लो, क्या समझो, वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज, और एक तरफ कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज, है ना? बहुत इजी वे में समझना बेटा, चीजों को जितना इजी करके समझोगे उतनी आसानी से बात समझ में आएगी। एक तरफ कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज, एक तरफ कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती हैं कि इनके यहां पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन अपनी कंट्रीज में तो बेचे ही बेचे, साथ में कहां पर पहुंचाए उस प्रोडक्शन को? इन डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर भी क्या करे? सेल करे। डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या चाहती हैं कि इनके यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये इसको कहां सेल करे? डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर सेल करे। तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड का तो मतलब यही है ना कि मान लो ये कोई डेवलप्ड कंट्री ए है और डेवलपिंग कंट्री बी है, तो ए कंट्री बी में बेचे, बी कंट्री ए में बेचे, तभी तो हम फ्री ट्रेड कह पाएंगे ना। अच्छा, अब अगर इन दोनों के बीच में कोई समस्या है, तो इनके लिए क्या चाहिए? बीच में एम्पायर चाहिए। वो एम्पायर कौन है? हु प्लेज द रोल ऑफ दैट एम्पायर? डब्ल्यूटीओ। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश भी इसी उद्देश्य से किया गया था कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो इजी हो सके, उसके लिए डब्ल्यूटीओ क्या बनाएगा? रूल बनाएगा। अब बात यह है कि क्या एम्पायर ने पैसे खा रखे? क्या एम्पायर अपना काम सही कर रहा है? क्या एम्पायर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिस उद्देश्य से एम्पायर को लगाया गया था कि भैया चेक करो, ये जो जज हो तुम, यहां पर कोई गलती है तो उसको तुमको निर्णय देना है, दोनों को इक्वली ट्रीट करके चलना है, तो क्या जिम्मेदारी किसकी है? ये इस जज की, इस एम्पायर की। तो क्या ये एम्पायर अपना काम अच्छे से कर रहा है? क्या नहीं। क्वेश्चन यही आया कि क्या डब्ल्यूटीओ आपको जो ड्यूटी दी गई, क्या वो अपनी उस ड्यूटी को ईमानदारी से फुलफिल कर रहा है? क्या डब्ल्यूटीओ इज द डब्ल्यूटीओ ऑनेस्ट? नो। डब्ल्यूटीओ फेवर्ड द डेवलप्ड कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ क्या करता है? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, उनको फेवर करता है। क्यों करता है उनको फेवर? हाँ, क्यों करता है उनको फेवर? सिंपल सा रीजन है ना, एस्टेब्लिश किसने किया डब्ल्यूटीओ को? डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव से एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए डब्ल्यूटीओ को किसको सपोर्ट करता है? डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा सपोर्ट करता है। कि डब्ल्यूटीओ, सॉरी हमारा हेडिंग क्या है? इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज इन अ राइट वे। तो डब्ल्यूटीओ को जब स्थापित किया गया, किस उद्देश्य से? सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इसको एस्टेब्लिश किया गया ये मानते हुए कि बस सबके लिए फ्री ट्रेड अवेलेबल करवाएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? इन प्रैक्टिस क्या करता है? इट इज सीन, ये देखा जाता है दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? बहुत ध्यान से समझना, अच्छे समझोगे बात अच्छे समझ में आएगी। हम बात करते हैं वापस वही कंट्री ए, है ना? कंट्री ए को लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये डेवलप्ड कंट्री है। कौन सी कंट्री है ये? डेवलप्ड कंट्री है। एक तरफ हम लेते हैं बेटा कौन सी? कंट्री बी। और ये कौन सी कंट्री है बेटा?
डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, बात को समझना। अच्छा, अब इस डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया, डेवलप्ड कंट्री के जो प्रोडक्शन है ना, ये यहां पे आएगा, ट्रेड बैरियर यहां पे लगेगा, तो लेकिन इसने क्या किया, इस ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया। देखो ट्रेड बैरियर था, लेकिन इसने क्या किया, इस ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया। इसने कहा वेलकम किया, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे यहां पर आकर तुम तुम्हारा माल बेचो, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरनेशनल, डब्ल्यूटीओ भी यही कहता है भैया रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दो, रिमूव कर दो। हम डब्ल्यूटीओ की बात मानते हुए क्या करते हैं, उसके उन रूल्स को फॉलो करते हैं, बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये डेवलपिंग कंट्री यहां पहुंची अपना माल बेचने के लिए, तो यहां पे भी ट्रेड बैरियर है, दिस कंट्री शुड ऑल्सो रिमूव इट्स बैरियर्स, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने अनफेयरली वो बैरियर लगा रखा है, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को डेवलप्ड कंट्री में बेचा ना जा सके, क्योंकि ये यहां बेचेगी तो इनका पैसा यहां जाएगा, इसके पास फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, ये भी क्या होगी, आगे ग्रोथ करेगी। और डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा नहीं चाहती, वो तो चाहती है कि जो नीचे है वो नीचे रहे, ताकि हमारा डोमिनेंस बना रहे, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया अपने को, क्या लिखा है इस लाइन का मतलब, कि इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स, क्लियर। अब यहां पर डब्ल्यूटीओ की जिम्मेदारी है ना कि वो डेवलप्ड कंट्रीज को भी कहे कि भैया अपने यहां के बैरियर्स हटाओ। तो ये डब्ल्यूटीओ क्या करता है, पार्शियलिटी करता है। क्या पार्शियलिटी करता है, कि ये किससे नहीं कहता है, डेवलप्ड कंट्रीज से तो कुछ कहता नहीं है, और डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज करता है। किसको प्रेशराइज करता है बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोर्स बनाता है, उनको प्रेशराइज करता है कि भैया आपको अपने यहां से क्या हटा देने चाहिए, इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात, बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ में आई। देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूटीओ रूल्स हैव फोर्स्ड टू डेवलप द डेवलप कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल है करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या डिबेट है बेटा, डिबेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब देखो ये डिबेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाली जब हम बात करते हैं ना, डिबेट इन ट्रेड प्रैक्टिस वाली, तो उसको ना इस एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल बुक में से रीड करके बताता हूं, है ना, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्या लिखा है ध्यान देना, हैव यू सीन इन चैप्टर 2, हाँ ओके, हैव यू सीन इन चैप्टर नंबर 2, क्या देखा आपने चैप्टर नंबर 2 में, ध्यान से समझना, दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। पता है हमको कंट्री की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भी उसी में उसी फील्ड में अंदर एम्प्लॉयड है, और जीडीपी में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री such as the US with the share of agriculture in GDP at 1%। देखो इस लाइन का मतलब समझना, चलो इधर समझाता हूं। यूएसए, इस कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर केवल और केवल कितना है बेटा, ओनली एंड ओनली 1%, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कंट्रीज लाइक इंडिया, यहां पर एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर कितना है, मतलब 46% क्या है जीडीपी में, लोग जो है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। कितना बड़ा वेरिएशन है। अब आप सोचो कि आपके पास एक भिखारी पैसा मांगने आए, मैंने भिखारी का एग्जांपल इसलिए लिया था कि बात को समझ में आ जाए, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। मान लो चलो कोई एक आपसे मदद मांगने एक आदमी आ जाए, अभी कोविड का दौर आया था तब आप सब घर में बसे हुए थे, एक आदमी आपसे मदद मांगने आ गया, आप उसकी मदद कर दोगे। लेकिन अगर 100 लोग आपसे मदद मांगने आ जाएंगे तो क्या हम कर पाएंगे, या देश का हर व्यक्ति केवल आपसे मदद मांगेगा तो क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइनी ऑफ 0.5%। मतलब जहां इंडिया में 46% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, अमेरिका में केवल कितने हैं,
5% लोग किस में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, आगे समझना। एंड येट this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and for export to other countries. बात समझ में नहीं आई? कंफ्यूजन हो गया? मैं समझाता हूं, ध्यान देना क्या लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यूएसए में कोई एक फार्मर है, ठीक है ना, सपोज इसने वीट का प्रोडक्शन किया, इसका प्रोडक्शन किया है मान लो वीट का। अब इस प्रोडक्शन को करने के लिए सपोज इसकी कॉस्ट कितनी आई है? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज इसकी कॉस्ट आई है। अब चूंकि यहां पर यूएसए में फार्मर्स बहुत कम है, केवल कितने, तो टोटल पॉपुलेशन के केवल 0.5% लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो इतने से लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। क्या देती है? उनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का मतलब कि अगर 100 रुपए की कॉस्ट आई है ना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कहेगी कि 100 रुपए आपने अगर एग्रीकल्चर करने में, फार्मिंग एक्टिविटीज को करने में 100 रुपए खर्च किए ना, तो आप 50 रुपए की सब्सिडी ले लो। क्या ले लो? 50 रुपीज की सब्सिडी ले लो, और आपके लिए फिर कॉस्टिंग कितनी रहेगी? 50 रुपए। मतलब खरीद नहीं रही है अमेरिकन गवर्नमेंट, केवल इस बात के 50 रुपए दे रही है कि भैया तूने खेती की है। सब्सिडी का मतलब यही है कि खर्चा जो हुआ उसका आधा खर्चा कौन भुगतेगा? अमेरिकन गवर्नमेंट भुगतेगी। क्यों भुगतेगी? क्योंकि बिकॉज यू आर ए फार्मर। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर सकती है? बहुत इजीली कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वहां पर बहुत कम लोग हैं, तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट के लिए अमाउंट में बहुत कम हो जाएगी, लेकिन यहां के फार्मर्स को बेनिफिट हो गया। अब जो चीज उसने 100 रुपए में उगाई वो कितने में रहेगी? केवल 50 रुपए में। दूसरी तरफ हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं। इंडिया, यहां का फार्मर है, क्या है बेटा? यहां का फार्मर है। सेम चीज, इसने भी वीट प्रोड्यूस किया और इसकी कॉस्टिंग भी 100 रुपीज ही आई। अब 100 भी छोड़ो, हम तो ये कहते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कम आई, और भी केवल कितनी आई है? 90 रुपीज ही कॉस्टिंग आई है इसकी। कॉस्टिंग तो इसकी भी 100 रुपए आई। गेहूं तो गेहूं उगाने में जो खर्चा होना है तो होना है। फिर भी हमारे इंडियन फार्मर्स ना ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक को यूज किया और 90 रुपए में वो वीट क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन समस्या क्या है कि हमारी गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? सब्सिडी दे भी नहीं सकती। 46% लोग हैं, कहां तक सब्सिडी देगी? पॉसिबल भी नहीं है। इतनी मास पॉपुलेशन को क्या देना? सब्सिडी देना क्या नहीं है? पॉसिबल भी नहीं। अब एक प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी कि अब अगर अमेरिकन गवर्नमेंट, मतलब अमेरिकन फार्मर इस वीट को इंडिया में आके अगर सेल करे और ये प्रॉफिट अर्न करते हुए 80 रुपए में बेचना चाहे, तो भी इसका तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हो गया? क्योंकि उसके लिए कॉस्टिंग 100 रुपए है ही नहीं, उसकी तो 50 ही रह गई। अब इंडियन फार्मर्स इससे कंपीट कैसे करेंगे? करेंगे कंपीट? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये 90 के 90 में बेचेंगे तो भी इनसे कोई नहीं खरीदेगा। अगर ये अपने प्रोडक्शन को केवल कॉस्ट प्राइस पे भी सेल करने लगे, नहीं खरीदेंगे। क्यों? 80 रुपए में बाहर से सस्ता मिल रहा है। तो यहां पर डब्ल्यूटीओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर क्या लगाए? रोक लगाए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स ना करे कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए। अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस तरह का जो भी प्रोडक्ट आएगा ना बिकने के लिए, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी ना कि यहां पर क्या लगा दे? वो ट्रेड बैरियर लगा दे, 50 रुपए का टैक्स लगा दे, तब जाकर हमारे फार्मर्स क्या कर पाएंगे? कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नेसेसरी प्रोडक्ट है, इसलिए डब्ल्यूटीओ फोर्स करता है। किस चीज के लिए फोर्स करता है? ट्रेड बैरियर हटाने के लिए। अब इंडियन फार्मर तो यहां जाके बेचने की सोच भी नहीं सकता, उसको पता नहीं बिकेगा, निश्चित रूप से सेल नहीं होगा। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस के बारे में डब्ल्यूटीओ को रूल बनाना चाहिए, या तो इंडिया को अलाउ करे या अमेरिका के ऊपर बैन लगाए कि अमेरिका इस तरह से सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो सब्सिडी नहीं देगा। कुछ न कुछ उसको क्या करना चाहिए, वहां पर डब्ल्यूटीओ को रूल बनाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ऐसा नहीं करता है बिकॉज इट्स इन द फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये डिबेट है, इसके बेस पर इससे ही ये पता लग रहा है कि डब्ल्यूटीओ इज नॉट फेयर अबाउट इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर?
तो वही बात लिखी है यहां पर, आगे ध्यान देना कि ड्यू टू दिस massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low price. कम प्राइस पर बेच सकते हैं वो. So the surplus from products are sold in the other countries markets at low price, adversely affecting farmers in these countries. वहां के फार्मर्स के ऊपर क्या पड़ेगा, उसका बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट होगा. Developing countries are therefore asking the developed countries government who have reduced trade barriers as per WTO rules. But you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. अच्छा, WTO ने मना भी किया हुआ है कि भैया ऐसे सब्सिडी मत दो, फिर आगे इनको दिक्कत आती है दूसरी कंट्रीज में, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं. अब वो ये कंट्री सब्सिडी दिए जा रही है तो WTO कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन भी नहीं ले रहा है. यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ. इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या ये ठीक है? नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है. तो ये क्वेश्चन आ गया कि WTO को ऐसा नहीं करना चाहिए. WTO के द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है सो इट इज नॉट ए फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. क्लियर? सो ये हमारा कंप्लीट हो गया WTO के बारे में. चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं. बेटा हमारे टॉपिक का क्या है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इंपैक्ट रहा, क्या समझना है हमको कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन मार्केट में क्या फर्क पड़ा. क्या इंडियन मार्केट को उससे फायदा हुआ या इंडियन मार्केट को उससे नुकसान हुआ. इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा वो हमको यहां पर समझना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से इन चीजों के ऊपर फोकस करना है. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा. हम देखो, कोई भी चीज हो, कुछ भी अगर नया शुरू होता है ना तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं. क्या होता है, अगर कुछ भी नया शुरू होगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हमेशा देखने को मिलेंगे. केवल एक साइड से काम नहीं चलता, हमेशा उस चीज के क्या होंगे, बोथ द एस्पेक्ट्स होंगे, उसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे और उसके कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिलेंगे. अब अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से बात करें कि पॉजिटिव्स किसके लिए रहा, तो हम बात करें पॉजिटिव्स रहा बेटा किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए. किसके लिए रहा पॉजिटिव? कंज्यूमर्स के लिए, मतलब बायर्स के लिए, आपके और मेरे जैसे बायर्स के लिए. और इनमें भी कौन से बायर्स स्पेशली, जिनका जो वेल ऑफ सेक्शन से थे, मतलब जो समृद्ध थे, जिनके पास पैसा वैसा खूब था, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया. क्या लेकर आया पॉजिटिव रिजल्ट? ग्लोबलाइजेशन. कैसे? सबसे पहली बात तो ग्रेटर चॉइस. सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा? ग्रेटर चॉइस. अब ये ग्रेटर चॉइस क्या है, ग्रेटर चॉइस कैसे हुआ, उसके बारे में अगर हम बात करें, समझे तो क्या है उसका मतलब, ध्यान दीजिए. देखिए बेटा, ग्रेटर चॉइस किस तरह से हुई, बहुत ध्यान से समझना बेटा. आप एक बात मुझे बताओ कि अगर WTO, कौन है बेटा, अगर WTO कोई भी, सॉरी मैं गलत कंसेप्ट में चला गया, हम एक सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि अगर कोई भी यहां पर हम बात को समझे, समझिए बेटा ध्यान से कि ग्लोबलाइजेशन के पहले जब विदेशी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती, इंडिया विदेशी मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तो जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है हमको केवल वही खरीदना है, हम केवल वही यूज में ले सकते हैं. लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं. हो गया ना ग्रेटर चॉइस. बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आ गए. अब तक आपके पास क्या था, सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल थे, कुछ लिमिटेड चॉइस थी. अब कंज्यूमर के पास क्या हो गई, नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई. दूसरा कि इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस. देखो समझना, अब क्या आ गया यहां पर, कौन आ गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट आ गया है, फॉरेनर्स आ गए, विदेशी कंपनी आ गई है. तो हमारी इंडियन कंपनीज को भी क्या लगा कि यार ये तो मतलब
कंपटीशन हो गया। अच्छा, कंपटीशन में क्या होता है, हमेशा क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्राइस कम हो जाती है। उसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमेशा कंज्यूमर को कम प्राइस पर अच्छी से अच्छी चीज मिलने का की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है। तीसरा बेनिफिट हुआ कि मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। ऑब्वियसली बात है ना, हम अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करेंगे, कम प्राइस में यूज करेंगे, सेविंग बढ़ेगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो मतलब एक सिंपल सा लॉजिक यहां पर देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर क्या हुआ, बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। अब दूसरी तरफ बात करते हैं नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर रहा। भाई देखो, हम बात करेंगे यहां पर प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स की बात करेंगे। तो देखो, प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स दोनों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया, लेकिन सबके ऊपर नहीं आया। आप समझ सकते हो यहां पर कि ये प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स को भी दो पार्ट में बांट लो। कैसे बांट लो कि कुछ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया और कुछ के ऊपर आया। जिसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया, मतलब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर और कम, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था। पॉजिटिव इंपैक्ट सबके लिए यूनिफॉर्म था, सबको एक जैसा फायदा हुआ, लेकिन नेगेटिव जो है ना इसका, ये सबके लिए एक जैसा नहीं था। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा फायदा ही हो गया हो। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर, जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहे थे अब तक, उनको फायदा क्या हो गया, विदेशी कंपनी, हमने एक टाइप पढ़ा था, याद करो कौन सा टाइप, कि जहां पर फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है, एमएनसीज का एक वे पढ़ा था हमने, कि जो कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं, उनसे माल बनवाती है, उसमें अपना लेबल बनाकर भेज देती है। तो उनके पास कितना बड़ा मार्केट आ गया, कितने सारे लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनका तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनका पहले मार्केट अच्छा चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन आ गया, विदेशी कंपनी आ गई, अब उनके प्रोडक्ट को कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, ना उनके बराबर वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे, तो उनके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। तो सबके लिए, किसी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट कम रहा, किसी के ऊपर ज्यादा रहा, सबके लिए में अलग अलग वेराइटी से, किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसा पहले था वैसा ही अब है, ग्लोबलाइजेशन का कोई इंपैक्ट। तो कई सारे सिनेरियो जहां पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? कंफर्म? फिर अगर क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, देखिए आगे और समझते हैं अपन चीजों को। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा, क्या समझना है हमको? ग्लोबलाइजेशन का प्रोड्यूसर्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा, कैसे रहा, वो हमको समझना है। सबसे पहले, MNCs have increased their investment in India। MNCs आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से बेनिफिट, सबसे पहला मींस इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बेनिफिशियल फॉर देम। किसके लिए फायदा है? प्रोड्यूसर्स के लिए फायदा है। क्यों प्रोड्यूसर्स के लिए फायदा है? क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। किसको? इन एमएनसीज को। स्पेशली आप देखना कौन से सेक्टर में, एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्री सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। अब आप सोच के देखो, ये सारे सेक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन सेक्टर्स हमने देखे हैं यहां पर, बहुत ध्यान से समझना कि सेल फोन्स, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज्यादा सेल फोन्स अवेलेबल होंगे। एमएनसीज क्यों इंटरेस्टेड है? व्हाई एमएनसीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है मार्केट मास पॉपुलेशन है, और मास पॉपुलेशन है तो उनके प्रोडक्ट को बेच भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट उनको क्या कर रहा था, यहां पर दिखाई दे रहा था। ऑटोमोबाइल्स, बहुत ज्यादा लोग हैं तो गाड़ियां भी हम ज्यादा बेच पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, हर घर में टीवी लगा देंगे, घर स्प्लिट होगा, तो मतलब और ज्यादा बहुत ज्यादा सामान हम बेच सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, लोग ज्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा खाएंगे। फास्ट फूड्स, मैकडी, बर्गर, सब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर आ चुकी है। सर्विसेज जैसे बैंकिंग सेक्टर, मतलब इनको एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। सो दीज प्रोड्यूसर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। इंडिया में देखो पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी के साथ है ना एक अच्छा मिडिल क्लास सेक्शन की भी एक बहुत अच्छी नीड है, और मिडिल क्लास सेक्शन इन सब चीजों को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो उनको दिख रहा था बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहां पर इजी से इजी वे में क्या हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। अब देखो ऐसे ना, अमेरिकन कंपनी इंडिया में आ गई, उसने यहाँ पर आगे कॉल सेंटर लगा दिया, तो कॉल सेंटर में काम को अमेरिका के लोग आगे थोड़ी करेंगे, काम तो कौन करेंगे, इंडियंस ही करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो गई, नई जॉब्स क्रिएट हो गई। पॉजिटिव वे में सोचने वाली बात है।
local companies supplying raw material etc to these industries have prospered. हम बात कर रहे हैं कैसे बेनिफिट, पॉजिटिव इंपैक्ट देख रहे हैं ना. तो देखो अब जैसे मान लो कोई फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में आके अपना सेटअप किया. अब फोर्ड मोटर्स यहाँ पे कार बनाई, टेक्नोलॉजी तो लेके आएगी. उस कार को बनाने के लिए प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, टायर्स, जो भी चाहिए, कांच, स्टील, जितनी भी चीज चाहिए वो सब कहां से आएंगी? इंडियन रॉ मटेरियल. अब ऐसे कौन से लोग जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गए. क्यों? क्योंकि अब तक तो उनके पास केवल एक ही कंपनी थी, एम्बेसडर, मारुति, केवल इन्हीं को अपना रॉ मटेरियल दे रहे थे. लेकिन अब उनके पास उनको भी तो नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो गए ना. जितने ज्यादा कंपनीज आएगी उनके नंबर ऑफ बायर्स उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे. क्लियर है यहां तक? पहला पॉजिटिव इंपैक्ट समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या है कि several of the Indian companies have been able to benefit from the increased competition. अब MNCs आएंगी तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ेगा. तो उस कंपटीशन बढ़ने का फायदा बहुत सारी इंडियन कंपनीज को भी हुआ. क्यों हुआ? जब आई कंपनीज आई, उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाना शुरू किया फॉरेन कंपनीज ने, तो इंडियन कंपनीज को लगा कि नहीं, इनके सामने हम ऐसे नहीं टिक पाएंगे, हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमारे लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, हमको भी हमारे आप को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा. हमको भी अगर उनके सामने सर्वाइव होना है, किसके सामने? फॉरेन कंपनीज के सामने सर्वाइव होना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज को एनहांस करना पड़ेगा. और वो एनहांसमेंट कब पॉसिबल है? जब हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, नए मेथड्स को लाएंगे, और हमारी इंडियन कंपनीज ने किया, और इसका ऐसा करने का उनको बेनिफिट ही होगा, नुकसान थोड़ी ना होगा. डेवलप करेंगे तो उनसे भी आगे निकल जाएंगे. इवन अब वो अपने आप को एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकंड बेनिफिट समझ में आया बेटा? तो वही बात लिखी, क्या लिखा है कि दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स. नई टेक्नोलॉजी में, नए प्रोडक्शन मेथड्स में क्या किया उन लोगों ने? इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड. प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन इंप्रूव कर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे. उसका बेनिफिट सबसे बड़ा, कुछ तो इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि उन फॉरेन कंपनीज से भी आगे निकल गए. सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज. हमने पढ़ा ना कि कई बार कंपनियां आती है, इंडियन कंपनी से क्या करती है, टाइप करती है. कौन सी कंपनी थी? फोर्ड एंड महिंद्रा, इन दोनों के बीच में टाइप हुआ, तो उसका बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मिला. नई टेक्नोलॉजी आई, वो उसको भी आगे इंटरनेशनल ब्रांड बनने का मौका मिल गया. क्लियर? जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का केवल इंडिया में थोड़ी ना मार्केट है, वर्ल्ड के, इंडिया के बाहर भी उसकी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं. और बेनिफिट देखते हैं बेटा अपन, क्या देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज अ मल्टीनेशनल देमसेल्व्स. बहुत सारी कंपनीज थी जो ग्लोबलाइजेशन के पहले केवल इंडिया में ही थी, उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन जैसे रेस्ट्रिक्शंस हटी, उन्होंने, विदेशी कंपनियां इंडिया में आ रही है, ठीक है, हमारी इंडियन कंपनीज भी कहां पहुंच गई? विदेशों में पहुंच गई. फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एक बहुत बड़ा नाम है आईटी सॉल्यूशंस के लिए. मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, जो विदेशी कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है, उनका बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में, वो अपना काफी सारा काम आउटसोर्स करते हैं इंडिया के अंदर. रनबैक्सी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को एक एज एन एमएनसी क्या कर दिया, इमर्ज करना शुरू कर दिया. क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. अब और क्या बेनिफिट हुआ कि ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, स्पेशली ऐसी कंपनीज जिनका काम केवल सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. एग्जांपल लो आप, कौन सा? याद करो, हमने एग्जांपल पढ़ा था, दिल्ली में बैठकर लंदन में जो मैगजीन बनेगी, लंदन में जो मैगजीन पढ़ी जाएगी, उसकी प्रिंटिंग, उसकी डिजाइनिंग का सारा काम कहां हो रहा था? इंडिया में. तो वो किसका इंपैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का. तो मतलब ये सर्विस ही तो दे रहे हैं ना केवल, तो इसका बेनिफिट हमको देखने को मिला. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि केवल सर्विस इंडस्ट्री में डील करती थी, उनको तो इसका बम्पर बेनिफिट मिला, क्योंकि उनके लिए तो मार्केट एक, मतलब बहुत बड़ा मार्केट, पूरा वर्ल्ड एज ए मार्केट उनके लिए क्या हो गया, इमर्ज हो गया था. पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी सेक्टर के, जैसे विप्रो हो गई, है ना, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इन्फोसिस हो गया, जेनपैक्ट हो गया. ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने कि अपने आप को एज ए इंटरनेशनल ब्रांड इमर्ज कर दिया था. A host of services जैसे डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग एंड न्यू बीइंग
done cheaply in the countries such as India and are exported to the developed countries. उनका काम इंडिया में आता है, इंडिया से फिर वो हम दूसरी कंट्रीज में वहां पर उनको सर्विसेज दे रहे थे. इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ फॉरेन करेंसी का इंडिया में आने से. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं अपन. और क्या बेनिफिट है देखने को मिलते हैं. अच्छा, अब नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या देखें. ये तो सारे हमने पॉजिटिव इंपैक्ट्स देख लिए. अच्छा, पॉजिटिव इंपैक्ट्स हमने कौन कौन से देख लिए बेटा, फटाफट से एक बार वापस ध्यान दे ले. तो सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट हमने क्या देखा कि भैया उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, तो उससे क्या हुआ कि ऐसी इंडस्ट्रीज, कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज का बिजनेस बढ़ गया. दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट हमने क्या देखा बेटा, यहां पर ध्यान से समझते हुए चलो, कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको कंपटीशन बढ़ने से फायदा हुआ. कंपटीशन बढ़ा तो उन्होंने अपने आप को भी क्या किया, पुशअप किया, अपनी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया. एक बेनिफिट आपको यहां पर ये देखने को मिलता है कि कुछ कंपनीज क्या बन गई, इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने अपने आप को एज अ मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया. कुछ एक बेनिफिट ये हुआ कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट हुई, नई अपॉर्चुनिटीज मिली स्पेशली सर्विस सेक्टर के अंदर. ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखे. अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है. अगर हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो कॉम्पीट नहीं कर पाए और गायब हो गए. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो कि अपने आप को सर्वाइव ही नहीं करवा पाए इस ग्लोबलाइजेशन वाले मार्केट में. अगर इसको समझना है तो हम ये जो रवि है ना, इस रवि इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं. इसकी स्टोरी को पहले रीड करते हैं और इसकी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या समस्याएं रही. तो देखिए, रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट that he would have to face a crisis in such a short period of his life was as industrialist. रवि को नहीं पता था कि यार मैंने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की है और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में मुझे इतने छोटे से समय में इतना बड़ा क्राइसिस, इतनी बड़ी समस्या मुझे फेस करनी पड़ेगी. समस्या क्या थी कि रवि टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992 इन होसूर एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु. उसने ना बैंक से लोन लेकर कैपेसिटर क्या बनाने की बेटा, कैपेसिटर बनाने की उसने एक फैक्ट्री स्टार्ट की थी. क्या स्टार्ट किया था उसने, कैपेसिटर बनाने की उसने एक फैक्ट्री स्टार्ट की थी. अब कैपेसिटर क्या होते हैं, है ना, ये लगते हैं बेटा, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं ना उसके अंदर इनको यूज किया जाता ताकि वो काम कर सकें. कैपेसिटर आर यूज इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज इंक्लूडिंग tube light, television, etc. Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. बिजनेस भी अच्छा चला, 20 लोग उसके साथ काम भी कर रहे थे. तो मतलब उसने काफी अच्छा अपने आप को क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था. लेकिन his struggle to run his company started when the government removed restriction on imports of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. लेकिन 2001 में गवर्नमेंट ने क्या करा दे, हटा दिया, कैपेसिटर्स को एक्सपोर्ट करना पर जो बैरियर्स है ना उनको रिमूव कर दिया. अब जैसे ही बैरियर्स रिमूव हुए ना, वैसे ही विदेशी कंपनियां जब आने लगी ना इंडिया में, तो उनकी कैपेसिटर्स इसकी कंपैरिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत सस्ते थे. तो ये अपने आप को क्या नहीं कर पाया, सर्वाइव ही नहीं कर पाया. हिज मेनी क्लाइंट्स द टेलीविजन कंपनीज यूज्ड to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. वो जो पहले इससे खरीदते थे. However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. अब क्या था कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले ओनिडा, बीपीएल ऐसी टीवी आती थी, है ना. अब ये टीवी जब इंडिया में बनती थी ना, तो ये क्या करती थी, इससे कैपेसिटर खरीद रही थी. लेकिन अब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सैमसंग, एलजी, मतलब ऐसी बहुत सारी, एलजी तो खैर इंडियन कंपनी हो जाएगी, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनी थी जो इंडिया में आई. इंडिया में आकर उन्होंने अपनी टेलीविजन बेचना शुरू किया. तो जब उनके टेलीविजन बहुत कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हुआ करते थे, अब सस्ते तो इंडियन कंपनी बनाकर नहीं बेच रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, केवल विदेशों से कंपोनेंट आ रहे थे. जो कंपनीज अब तक इससे कैपेसिटर खरीदती थी ना, उन्होंने अपना टीवी बनाना ही बंद कर दिया. वो केवल विदेशों से जो कंपोनेंट आते हैं ना विदेशी कंपनियों के लिए, उनके लिए वो केवल असेंबलिंग का काम कर रही है. तो कैपेसिटर भी अब कहां से आ रहे हैं, बाहर से. तो इसको तो बड़ी समस्या हो गई. इवन when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like Ravi. सस्ते थे बहुत ज्यादा, फिर रवि से कोई क्यों खरीदेगा. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है.
आगे लिखा है रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर्स दैट प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 एंड हैज ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम. Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. तो देखो एक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट आपको ये स्टोरी क्या कर रही है, बता रही है. क्यों बता रही है? क्योंकि ऐसे हमने पहले कहा था स्मॉल प्रोड्यूसर्स कहीं तो बिल्कुल गायब ही हो गए, कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंपोर्टेड आइटम की प्राइस बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर क्या हो रहा है, वहां पर काम हो रहा है. आगे बढ़ते हैं अपन. तो देखो वही चीज यहां पर देखने को मिली, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कॉम्पीट और पेरिश, गायब हो गए. कैसे? कि ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने उनके सामने बहुत मतलब मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी. कैसे? बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी products and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have hit hard due to competition. उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस कंपटीशन के दौर में. वो अपने आप को क्या नहीं कर पाए बेटा, सरवाइव नहीं कर पाए. सेवरल ऑफ यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस. हमने एक तरफ बताया था ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, लेकिन जब फैक्ट्रीज बंद हुई तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम भी हुई, खत्म भी हो गई. The small industries in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. अब ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर हिट होगा तो यहां पर देखो ऑलमोस्ट 20 मिलियंस लोग काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ काम करेंगे, जॉबलेस हो गए वो सब. क्यों? क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका बहुत बुरा इंपैक्ट देखने को मिला. तो पहला नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखा. एक और नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं बेटा इसका अपन. नेगेटिव इंपैक्ट कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. इसके लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं हम, किसकी बेटा? सुशीला की. किसकी स्टोरी पढ़ते हैं बेटा हम? सुशीला की. ब्रीफ में स्टोरी समझाऊंगा आपको. तो ब्रीफ में तो इतनी सी बात है, सुशीला किसी फैक्ट्री में काम करती है, ग्लोबलाइजेशन आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी में उसको काम करना नहीं आता, तो वहां से क्या कर दी गई, छटनी हो गई. क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई, ज्यादा इतने ह्यूमंस की जरूरत नहीं है. समझते हैं स्टोरी को, पहले रीड करते हैं अपन. 35-year-old Sushila has spent many years as a worker in the garment export industry of Delhi. 35 साल की सुशीला है, कई सालों से उस इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रही है, वो काम कर रही है, कपड़े बनाती है. She was employed as permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at a double rate when Sushila's factory closed in the late 90s. मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉय है, सारे बेनिफिट मिल रहे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन लेट 1990s में क्या हुआ, उसकी फैक्ट्री ही बंद हो गई. आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 6 months शी फाइनली गॉट अ जॉब ऑफ 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स. अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई. क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसकी फैक्ट्री बंद हो गई. उसको नया काम मिला अपने घर से 30 किलोमीटर दूर. Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earn less than half of what she was earning earlier. पैसा भी पहले से आधा मिल रहा है. पहले परमानेंट एम्प्लॉय थी, अब एम्प्लॉय कैसी हो गई, टेम्परेरी, मतलब ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज्ड में आ गई. सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days a week 7:30 AM and returns at 10 PM. सुबह 7:30 बजे घर से निकलती है, शाम रात को 10 बजे घर पर आती है. ठीक है ना. अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज. किसी दिन अगर छुट्टी ले ली तो उसको क्या नहीं मिलेगा, मतलब छुट्टी ले ली तो उसको फिर उसके पेमेंट उसकी कट जाएगी. शी हैज नन ऑफ द बेनिफिट्स शी यूज्ड टू गेट अर्लियर. अच्छा, कोई बेनिफिट नहीं है उसको. पहले मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटीज, इंश्योरेंस सब मिल रहे थे, अब उसको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे. फैक्ट्रीज closer to her home have widely fluctuating orders and therefore pay even less. तो कुल मिलाकर एक ऐसी वर्कर जो कि पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसको अब उसके पास क्या नहीं है, अब अच्छा काम नहीं है. किसकी वजह से? किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. किसकी वजह से नहीं है काम बेटा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो वही बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ वर्कर्स. पहले एक अच्छी सिक्योर लाइफ थी, अब वो लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि उनके पास अब उतना काम नहीं है, मैकेनाइजेशन आ गया है.
मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली, क्योंकि आसानी से जो उनके शर्तों पर काम कर सके ऐसे वो वर्कर्स को हायर करना क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं. वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर, वर्कर्स की जॉब क्या नहीं है बेटा, सिक्योर नहीं है. एमएनसीज ट्राई हार्ड टू कट देयर कॉस्ट, एमएनसीज को अपना कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं. लुक फॉर चीपेस्ट सप्लायर्स एंड सप्लायर्स नाउ ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, सप्लायर्स को अपनी कॉस्ट कम, देखो एमएनसीज को कॉस्ट कम करनी है तो एमएनसीज की उस कॉस्ट कम करने का इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, सप्लायर्स के ऊपर. सप्लायर्स को अपनी कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते ना, वो रॉ मटेरियल तो आएगा ही जो आएगा, तो कॉस्ट कम करने के लिए सीधा सा फोर्स किसके ऊपर करते हैं, वर्कर्स के ऊपर. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट ऑफ लेबर कॉस्ट. सिंपल सी बात है कि अब इन सब का कंक्लूजन निकल के आता है हमारे सामने कि एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ए टेम्परेरी बेसिस, क्या करते हैं उसके लिए, टेम्परेरी बेसिस पर वर्कर्स को हायर किया जाता है. वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन. वर्कर्स को मतलब बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ा है, वर्किंग आवर्स ज्यादा है, कई बार तो मतलब बहुत डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा है. वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवरटाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट. मतलब कुल मिलाकर हर तरफ से वर्कर्स को क्या किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है. तो नेगेटिव इंपैक्ट है किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर. सो एमएनसी मेक लार्ज प्रॉफिट, वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट बॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन से एमएनसी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा एक्चुअल में वर्कर्स की वजह से, लेकिन वर्कर्स को उनका जो शेयर है एक्चुअल में उनकी जो मेहनत है वो भी नहीं दी जा रही है. दैट्स द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स. क्लियर. चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि कब कैसे फिर ग्लोबलाइजेशन को अच्छा किया जाए. तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे. आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड. सर